वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 पार्ट 3। अब तक हम पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस, वो क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। और लाइफ प्रोसेस हमें 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो डिपेंड करता है या वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। किस टाइप का फूड है और कितना फूड मटेरियल अवेलेबल है उस पर। एंड सेकेंडली कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड किस तरह से ऑब्टेन कर रहा है, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हमें कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स इस मोड से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं वो क्या करते हैं कि फूड को अपने बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं। या हम कह सकते हैं कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि ब्रेड माउल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। आपने ब्रेड अगर हमने कुछ दिन तक मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन में अगर हमने छोड़ दिया तो उस पर आपको कुछ ग्रोथ नज़र आएगी, उसे कहते हैं ब्रेड मॉल्ड्स। तो ब्रेड में न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वहाँ पे प्रोटीन्स है। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको वहाँ बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और उनके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स को फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और ये तीनों ही एग्जाम्पल्स है फंजाई के। सेकेंड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड को होल फूड का इंटेक करता है, जैसे ह्यूमंस हम होल फूड इंटेक करते हैं। थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, जैसे कि कॉस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। वो येलो कलर के थिन वायर लाइक दिखते हैं और ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। टिक्स है, लाइस, लीचेस, टेप वर्म्स, ये किसके एनिमल पैरासाइट्स है, ये एनिमल्स से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के कि वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ये है अमीबा का एग्जांपल। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसका शेप फिक्स नहीं होता, सिंगल सेल्ड होता है, यानी एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है ये, इसमें एक ही सेल होता है, बट इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, शेप वेरी करते रहता है इसका। और ये किस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अपने अंदर वो फूड को ले लेता है और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरिया है और ये है अमीबा। तो ये जो बैक्टीरिया है ये इस अमीबा का क्या है, फूड है। तो यहाँ पे इसने सेंस किया कि यहाँ पर उसका फूड है पास में, यहाँ इस सरफेस से इसने सेंस किया तो इसने क्या बनाया, फॉल्स फीट बना लिया यहाँ पे, जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। और फॉल्स फीट बनाने के बाद ये फीट देखिए आप इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और धीरे धीरे उसने क्या किया, पूरा इनगल्फ कर लिया उस बैक्टीरिया को। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना इसे कहते हैं फूड वैक्यूल या फिर फैगोजोम। और इस फैगोजोम में फिर वो एमीबा रिलीज़ करेगा केमिकल्स जो कि उस बैक्टीरिया को, या एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और उस बैक्टीरिया को पूरा ब्रेक कर देगा। यहाँ पे देखिए अब वो बैक्टीरिया कैसा हो गया, छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं उसके, और उसमें से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बचा हुआ वेस्ट वो क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देगा। तो इस तरह से अमीबा अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है या न्यूट्रिशन वो लेता है। यहाँ पर आपको एक और बात ये याद रखनी है कि अमीबा का कोई फिक्स्ड माउथ नहीं होता है, जैसे हम में होता है माउथ है, हम वहाँ से फूड इंटेक करते हैं, बट अमीबा का जो सरफेस है वो कहीं से भी फूड इंटेक कर सकता है। अब यहाँ पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट था इसलिए उसके फॉल्स फीट यहाँ पे बने उस बैक्टीरिया के अराउंड। अगर बैक्टीरिया यहाँ होगा तो यहाँ फॉल्स फीड बन जाएगा, बैक्टीरिया यहाँ पे अगर है सपोज तो यहाँ पे फॉल्स फीड बन जाएगा, इस तरह से। यानी वो अपने पूरे सरफेस में जहाँ से भी उसके पास फूड, जहाँ से भी उस सरफेस के पास में होगा वहाँ पे वो फॉल्स फीड बना लेगा और उसको एनगल्फ कर लेगा थ्रू फैगोसाइटोसिस।
इस तरह से अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता है। सेकंड जो ऑर्गेनिज्म है वो है पैरामीशियम। ये पिक्चर है पैरामीशियम का। ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट यहाँ पे अमीबा और इनमें क्या डिफरेंस है कि पैरामीशियम में एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड के इनटेक के लिए होता है, जिसे कहते हैं सेल माउथ या फिर साइटोस्टोम। ये हो गए पैरामीशियम एंड अमीबा। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी हम कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और जब वो फूड हमारे अंदर जाता है तो उस फूड के साथ क्या क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि ये हमसे डील करता है और इजी भी है रिलेटिवली, क्योंकि ये हमसे डील करता है तो हमें पता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती है। कुछ ऑर्गन्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि माउथ। ये माउथ है जहाँ से हम फूड इनटेक करते हैं, और फिर इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है ईसोफेगस। उसके बाद आपको याद रखना है स्टमक, ये स्टमक है। उसके बाद स्टमक के बाद ये जो बीच में रेड कलर का है ये पूरा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो ग्रीन कलर का आपको बाहर नज़र आ रहा है ये वाला ग्रीन कलर का ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है रेक्टम, और ये है एनस। बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, इतने ही लेवल्स आपको याद रखने हैं, और वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि हमको अभी न्यूट्रिशन पढ़ना है, उस फूड की जर्नी पढ़नी है। फूड जो है ये पूरा इस तरह से ही पास होके ट्रैवल करने वाला है इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, और फूड की जर्नी स्टार्ट होती है माउथ से और फिनिश होती है एनस पे, और उस बीच उस फूड के साथ क्या होने वाला है ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है इनटू 5 स्टेप्स, जिसमें पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में इन का मतलब क्या होता है अंदर, यानी अंदर लेना। तो इंजेशन में क्या होगा, फूड को अंदर ले रहे हैं, और इंजेशन के साथ ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जैसे ही हम फूड का इंटेक करते हैं, जब हम फूड खाते हैं, माउथ में जब फूड होता है हम उसको च्यू करते हैं, तो डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। और इंजेशन कहाँ से हो रहा है, माउथ से। माउथ में कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि टीथ है। तो टीथ क्या करेगा, उस फूड को क्रश करेगा और ग्राइंड करेगा। क्रश करने का यानी फिजिकल डाइजेशन करता है टीथ। सेकेंड जो प्रेजेंट होता है वो होता है सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, फूड को वेट करता है और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है थ्रू सलाइवरी अमाइलेज। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, उनको ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर वंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है। और ये डाइजेशन है, और डाइजेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ब्रेक डाउन इनटू सिंपल थिंग्स। डाइजेशन का यही मतलब होता है। तो डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इन माउथ। और सलाइवा क्या करेगा, फूड को मिक्स करेगा, यानी सलाइवा के 3 फंक्शंस हो गए। थर्ड पार्ट जो हमारे माउथ में होता है वो टंग है। टंग का भी पहला फंक्शन क्या है कि वो मिक्स करता है फूड को, और सेकेंड वो क्या करता है, फूड को पुश करता है फर्दर इन द एलिमेंट्री कैनाल। अभी हमने पढ़ा था कि माउथ से लेके एनस तक पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं उसे। और जब हम च्यू करते रहते हैं फूड को, आप जब नेक्स्ट टाइम खाना खाएंगे तब आप ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों जो पार्ट्स है ये माउथ में, ये तीनों पार्ट्स ये पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और टंग क्या करेगा, फिर उस फूड को पुश कर देगा एलिमेंट्री कैनाल में। अब टंग ने तो पुश कर दिया, अब फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस का सिंपल नाम है फूड पाइप। फूड पाइप या फिर ईसोफेगस एक ही ऑर्गन का नाम है। फूड पाइप में चला गया फूड। अब वहाँ तो टंग नहीं है पुश करने के लिए, टंग ने तो एक बार पुश कर दिया, तो फूड को तो आगे आगे पास होना है ना। तो वो किस तरह पास होता है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होते रहती है, मस्कुलर मूवमेंट, उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हेल्प करती है फूड को ट्रैवल करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी वो पास होने में हेल्प करती है, ट्रैवल होने में हेल्प करती है।
माउथ में फूड था, ये माउथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीथ है, टीथ के आपने टाइप्स भी पढ़े हैं आपके पहले के क्लासेस में, इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स होते हैं, टंग है, सलाइवा है, ठीक है। माउथ के बाद फूड आ गया इसोफेगस में, और इसोफेगस से वो जाएगा स्टमक में। स्टमक में अब आ जाता है सेकेंड पार्ट जिसे कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ से और वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, अब फूड आ जाएगा स्टमक में, यहाँ पर भी होगा उसका डाइजेशन। तो स्टमक में जो स्टमक की वॉल होती है वो होती है मस्क्यूलर, वो फूड को क्या करती है, मिक्स करती है विद डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, उनके वॉल सिक्रीट करते हैं, तो उन जूसेस के साथ वो फूड को मिक्स किया जाता है। सेकंड जो चीज़ स्टमक में प्रेजेंट होता है वो होता है HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, तो वो एसिडिटी कैसे हो गई, एसिड बाहर से तो नहीं लिया उन्होंने, वो ऑलरेडी उनके स्टमक में होता है, उसका कंटेंट बढ़ जाता है, तो वो फील होता है, जलन होती है पेट में, उसे एसिडिटी कहते हैं। तो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम मेंटेन करता है फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। अगेन पेप्सिन एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या करेगा, हेल्प करेगा ब्रेक डाउन के लिए, पर इस एंजाइम को क्या लग रहा है, एसिडिक मीडियम। ये बाकी अगर बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल है तो वहाँ पे ये फंक्शन नहीं कर पाता है एंजाइम, इसलिए HCl उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और सेकेंड फंक्शन होता है HCl का, ये जर्म्स को किल करता है, यानी जो हम फूड खाते हैं या जो एयर है हमारे आसपास, सब जगह जो है ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में जाते हैं, तो वो स्टमक में जाके HCl की वजह से वो क्या होता है, किल हो जाते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है वहाँ। थर्ड जो कंपोनेंट स्टमक में प्रेजेंट है वो है पेप्सिन, और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हमने माउथ में एक एंजाइम पढ़ा था, वो क्या था, सलाइवरी अमाइलेज, और वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। और पेप्सिन किसे डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन्स को। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टमक से। प्रोटीन माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन है तो वो अंदर स्टमक में जब पहुँचेगा तब उसका डाइजेशन होगा। और फोर्थ चीज़ जो स्टमक में प्रेजेंट है वो है म्यूकस। ये म्यूकस प्रोटेक्ट करती है हमारे इनर वॉल को स्टमक के फ्रॉम HCl, क्योंकि HCl क्या एसिड है ना, तो वो डैमेज पहुंचा सकता है। आपने जब आप लैब में जाते हैं तो वहाँ पे एसिड प्रेजेंट होते हैं, या कहा जाता है कि एसिड को टच नहीं करना है, वो जला देगा। तो ये जो एसिड है अगर हमारे स्टमक में, तो वो हमारे स्टमक के इनर वॉल्स को भी तो डैमेज पहुँचा सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस। तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गए स्टमक के। स्टमक स्टमक इस तरह से दिखता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है ये, और स्टमक में ये जो पूरा डाइजेशन हो जाता है और यहाँ से जब फूड पास होता है तो वो एक मसल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से फर्दर उस डाइजेस्टेड फूड को आगे पास करते हैं। और स्टमक से अब कहाँ जाएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपको जर्नी याद रखनी है कि फूड कहाँ से कहाँ किस ऑर्गन में जा रहा है। कहाँ आ गए अभी हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले फूड कहाँ था, माउथ में, माउथ से कहाँ गया, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से आया स्टमक में, और अब कहाँ पर है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अभी तक उसका डाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं ये जो पूरा है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन वो इतना कॉम्पैक्ट करके वहाँ पे पूरा प्लेस किया हुआ है कि वो स्पेस कम लेता है। बट अगर हम उसको पूरा ओपन करके अगर एक स्ट्रेट लाइन के जैसे अगर हम उसको प्लेस करें तो ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का। लेकिन इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो पतला सा होता है ये, और लार्ज इंटेस्टाइन मोटा होता है, ये पतला है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों के तीनों कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू हुआ था माउथ में, प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू हुआ था स्टमक में, बट सबका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस आते हैं लीवर एंड पैनक्रियाज से। ये ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशंस रिलीज करते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस आता है लीवर से। लीवर क्या बनाएगा? बाइल जूस। वो थोड़ा टाइम स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और वहाँ से ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस का काम क्या है? फूड को अल्कलाइन बनाना और फैट, जो फैट्स प्रेजेंट है फूड में उसके ऊपर ही भी ये बाइल जूस एक्ट करता है। इसके पहले हमने पेप्सिन देखा था। पेप्सिन को एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है HCl। यहाँ पर बाइल जूस फूड को अल्कलाइन बना रहा है क्योंकि यहाँ पर भी कोई एंजाइम होगा जिसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए या बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए। ये बाइल जूस क्या करेगा? लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। छोटे छोटे उसके पीसेस कर देगा फैट के बाइल जूस। सेकंड जो जूस है वो है पैनक्रियाटिक जूस। ये कहाँ से आएगा? पैनक्रियाज से। और इस पैनक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, लाइपेज जो कि ब्रेक डाउन करेगा इमल्सिफाइड फैट को, वो जो स्मॉलर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बने थे फैट के उसको वो और ब्रेक करेगा लाइपेज एंजाइम। थर्ड जो जूस प्रेजेंट होता है वो होता है इंटेस्टिनल जूस जो कि सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल। ये क्या करेगा? ये कंप्लीट डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी अमीनो एसिड मिल मिल के वो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे ब्रिक्स जो होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? वॉल। उसी तरह से अमीनो एसिड जो है वो मिल के बनाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन को इसने इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में ब्रेक डाउन कर दिया। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज और फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन का फाइनल जो डाइजेशन है, जो फाइनल डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का क्या बनने वाला है? ग्लूकोज। और फैट किस में ब्रेक होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये सब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब प्रेजेंट है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा प्लस वाटर होगा। ये सब अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। अभी हमने 2 स्टेप देखी। पहला देखा इंजेशन जिसमें आ गया माउथ, दूसरा हमने स्टेप देखा डाइजेशन जिसमें आया स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बट उसके पहले क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो फूड है वो पूरी तरह से क्या हो गया है? ब्रेक डाउन हो चुका है, उसका डाइजेशन हो चुका है, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब उस फूड को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। फूड एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको विली कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल है उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको विली कहते हैं। वो उस सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, यानी ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये एक सिंगल विली है। इनमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये सब और वाटर, इन सब को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं इनटू ब्लड। वो ब्लड में आ जाएगा सब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। और जो बाकी वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो कुछ रिमेनिंग वाटर है सब नहीं एब्जॉर्ब होता, बट थोड़ा बहुत और फर्दर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे और यहाँ से फिर जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पास हो रहा है? डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर, ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ा बहुत वाटर और एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ चले गए वो सब? ब्लड में। और ब्लड में जाने के बाद वहाँ से उनका होता है एसिमिलेशन, यानी ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये अभी एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जहाँ एब्जॉर्ब हुआ है हम हमारी बात ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन पढ़ रहे हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, सारे सेल्स एक जैसा फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है सेल की। तो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है डाइजेस्टेड फूड, उसकी रिक्वायरमेंट भी बॉडी के अलग अलग पार्ट में होगी, तो वहाँ तक पहुँचा के देना या वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन।
जैसे प्रोटीन है, अगर सपोज़ आई में कोई डैमेज हुआ है, वहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो प्रोटीन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है कहाँ पर है और आई कहाँ पर है, तो वहाँ तक वो पहुँचाना है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को पहुँचाना इज एसिमिलेशन। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ गया था? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू वो जो फूड है, सॉरी अब वो फूड नहीं रहा ना, अब तो उसमें वेस्ट है, पूरा वाटर है, अनडाइजेस्टेड फूड है और वेस्ट मटेरियल है जिसे कहते हैं फीसिस। ये हमारी बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा वाया एनस, उसे कहते हैं ईजेशन। ई आपको ई से याद रखना, जैसे एग्जिट होता है तो ई होता है ना, मतलब बाहर। पेन ड्राइव अगर आप आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा रहे हो तो फिर उसको बाद में इजेक्ट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो ई से क्या याद रखना है आपको कि वो बाहर निकलेगा, ई जेशन। इंजेशन मतलब अंदर आना और ई जेशन मतलब बाहर जाना। तो एनस के थ्रू जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, जो फीसेस है, वो बॉडी क्या करेगी? बाहर रिमूव कर देगी। ये है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हम किस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। वी कम अंडर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। आपको जर्नी याद रखनी है फूड की, माउथ से लेके एनस तक वो फूड कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा है। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा माउथ, फिर आएगा इसोफेगस, फिर आएगा स्टमक, फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस। और ये 5 स्टेप्स में कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, किस पार्ट में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उनका क्या फंक्शन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप चाहे तो वापस से वीडियो देख के वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जिस्ट है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो है डेंटल कैरीज का या फिर टूथ डीके। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी होती है ना, ये भी एग्ज़ाम में आ सकती है, क्योंकि ये आपके बुक में है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। टूथ डीके क्या होता है? ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल या फिर डेंटाइन। तो उसके लिए हम पहले टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये टीथ है जिसमें सबसे आउटर कवरिंग होती है, उसे कहते हैं एनामल। उसके नीचे होता है डेंटाइन, देन पल्प। तो जो एनामल एंड डेंटाइन है उसमें क्या होती है? ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग, यानी उसका डीके शुरू होता है। और ये डीके क्यों होता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में क्या होता है? शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स तो हर जगह प्रेजेंट है, हमारे माउथ में भी हमेशा होते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? उस शुगर पे फीड करना शुरू करते हैं, उस शुगर को कंज्यूम करना शुरू करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे वो शुगर को कंज्यूम करेंगे वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। और जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था कि एसिड जो है वो सरफेस को क्या कर देता है? करोड कर देता है। तो वो एसिड अगर बार बार हमारे एनामल के ऊपर वो एसिड रिलीज़ करेंगे, वो बैक्टीरिया बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटे, वो दिखाई भी नहीं देते, बट ऐसा जब बार बार होगा और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा करेंगे तो डैमेज तो पहुँचेगा। तो वो क्या करेंगे? एनामल को डैमेज पहुंचना शुरू होता है, और एनामल अगर पूरा डैमेज हो गया तो एनामल के बाद वो डेंटाइन तक चला जाता है वो डैमेज। और ये ज़्यादा डैमेज कब पहुंचाते हैं? जब बैक्टीरिया जो सेल्स है वो फूड पार्टिकल अगर हमारे दांत में कहीं फंस गया है, तो जब हम ब्रश करते हैं या जो फूड पार्टिकल है उसकी वजह से वो ब्रशिंग से वो निकल नहीं पाता है, तो वो और भी ज़्यादा वहाँ पे एसिड उनका एक्यूमुलेट हो जाता है। और जो हमारा सलाइवा है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है उस एसिड को। अदरवाइज़ क्या होता है, जो सलाइवा है जो टीथ में हमारे लगते रहता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो एसिड का उतना असर नहीं हो पाता है। लेकिन क्योंकि जो फूड कुछ फंस जाता है, फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, उसके वजह से सलाइवा वहाँ तक एसिड तक पहुँच नहीं पाता, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। उस वजह से वो एसिड हमारे एनामल को करोड करते रहता है, और करोड करते करते वो डेंटाइन तक पहुँच जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हो गया तो वो हमारे पल्प में भी चला जाएगा, और फिर वो हमको पेन होता है। जब तक वो पल्प में नहीं जाएगा पेन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो एनामल एंड डेंटाइन है वहाँ पे नर्व्स नहीं है, पल्प में है। तो वहाँ तक जब वो जाएगा
तब वो पेन होगा और इसे कहते हैं टूथ डिके या डेंटल कैरीज। ये देखिए, सबसे पहले बनता है प्लाक। ये इस तरह से प्लाक बनता है और प्लाक बनने के बाद फिर ये होता है टूथ डिके। ये बहुत ज़्यादा सीवियर वाला है, उससे छोटे छोटे भी जो कैविटीज़ वगैरह हो जाती है उस टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये था डेंटल कैरीज या टूथ डिके। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।